अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर सुबह 9 बजे काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। और आर्मी चीफ़ के तकर्रुर को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ये कहते हैं कि अगले 24 घंटे में नाम मौसूल हो जाएंगे। उमूमी तौर पे जो तरीक़ाकार है वो यही है कि GHQ ने नाम भेजने होते हैं वज़ारत दिफ़ा को, और फिर वज़ारत दिफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक के नाम पहुँचाती है, और फिर उसकी एक समरी तैयार होती है जिसको सदर ममलिकत जिसकी तौसी और जिसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि नाम ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं, और ये कहा जा रहा है वज़ीर दिफ़ा के बकौल कि अगले 24 घंटे में ये मामला हो जाएगा, ये नाम मौसूल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अपनी जमात है मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो बड़े कलीदी रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ारत दिफ़ा पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मामले को इस तरह सुलझाया जाए कि ये मामला कोर्ट में कहीं भी चैलेंज ना हो। इसी तरह हैरानकुन बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो नाम हैं, अब जो डोजियर हैं उनका हतमी मुतालिया हो रहा है। लेकिन अबहम है कि अगर डोजियर का हतमी मुतालिया हो रहा है तो इससे क्या मुराद ली जाए। नाम आ गए हैं, अगर नाम आ गए हैं तो फिर वज़ीर दिफ़ा उसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं। इरशाद साहब, क्या तरीक़ाकार यही है, इसी चैनल के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि लेट्स सपोज़ एक लम्हे को ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये नाम नहीं आते और ताख़ीर हो रही होती है, तो वज़ीर-ए-आज़म क्या आज ख़ुद भी ये इनिशिएट कर सकते हैं कि वो अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट कर दें? पहली बात तो ये है कि ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि आर्मी चीफ़ का तकर्रुर जो है एक पब्लिक डिबेट का इशू बना हुआ है। उसका जो है ना डिस्कशन हो रही है उस पर, और ये डिबेट ओपन की है हुकूमत ने। अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये काम प्रोसेस मुकम्मल करके ऐलान कर दिया जाता, कम से कम देखें 15 दिन तो मिलने चाहिए ना आर्मी चीफ़ को अलविदाई मुलाकातों के लिए। तो अलविदाई मुलाकातें आर्मी चीफ़ कर रहे हैं अपने वादे के मुताबिक, ऐलान के मुताबिक, लेकिन उनके जानशीन का किसी को नहीं इल्म कि कौन होगा। अच्छा, अब देखें दो अहम वज़ीर हैं। एक वज़ीर तवानाई जो साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं जी, दूसरे मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं। उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे। अगर डोजियर आगे है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, वो उस तरफ बाद में आते हैं। इन दोनों का पहले कि एक साबिक वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर तवानाई ये कह रहा है, जो क्लोज़ है मियां नवाज शरीफ साहब के कैबिनेट का अहम हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि डोजियर आ चुका है, उसका मुतालिया हो चुका है और फाइनल उसका रीडिंग हो रही है, यानी हतमी मुताला दोबारा एक दफ़ा के देख लिया जाए क्या है। डोजियर का मतलब तो ये है कि वो जो 5 या 6 ख्वाजा साहब कहते हैं सीनियर जनरल्स की पूरी हिस्ट्री आ चुकी है, तो वो तो समरी के साथ आनी चाहिए ना। जब समरी देंगे तो उसके साथ ही उसकी तफसील होगी ना। डोजियर अगर आ गए हैं तो फिर समरी में क्यों ताख़ीर हो रही है। और ख्वाजा साहब ये क्यों कह रहे हैं आज कि जनाबे वाला 24 घंटे में GHQ से नाम आ जाएंगे, यानी आपने डोजियर ख़ुद बना के या वो करके तो रीडिंग भी शुरू कर दी। और जो जनाबे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो और बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ारत दिफ़ा को तो आज ख़ुद समरी पेश करनी चाहिए थी, तो अगर वो नहीं पेश कर रहे, बर वक्त पेश नहीं की उन्होंने, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। और अगर उसमें सारे अहल लोगों के नाम नहीं होते, किसी का नाम स्किप करता है, तो ये भी खिलाफ है, आइन है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर किसी ऐसे शख्स का नाम उसमें शामिल है जो अहल नहीं है उनके बकौल, तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। वो बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मार्शल लॉ का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया और सदर साहब को धमकाना शुरू कर दिया। तो अगर हुकूमत के अंदर जो है इस कदर कशमकश हो, चपकलिश हो, नाइत्तेफाकी हो, दाएं को पता नहीं कि बायां क्या कर रहा है, दाएं हाथ को इल्म नहीं कि बाएं हाथ में क्या है, तो फिर यही तमाशा बनता है। लेकिन अब इरशाद साहब एक सवाल है, मेरी इत्तला है, मसला ये बना हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम जो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ लगाने के, वो एक नाम पर मुसर हैं
और वो कहते हैं कि जी ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। फिर हमें सियासी शहादत कबूल है, लेकिन एक दफ़ा हमने ये मनवाना है कि वज़ीर आज़म का क्या अख्तियार होता है। और ये जो समरी के बग़ैर वाली बात है, ये मियाँ उधर से चली है कि समरी के बग़ैर भी, राना साहब कह रहे हैं ना कि समरी के बग़ैर भी हो सकता है। भाई समरी के बगैर कैसे हो सकता है? समरी में ही तो सारा कुछ यही चीज़ें होती हैं ना कि ये सीनियर। अब इरशाद से भी ये डिबेट है, देखिए ये डिबेट है जी, समरी आना क्या रिवायत है या आइन और कानून के तहत है? देखिए दो तीन चीज़ें ना, या वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियार है। नहीं मैं आपको बताऊँ, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में एक फ़ैसला आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में एक फुल बेंच का फ़ैसला है, वो था ब्यूरोक्रेसी आला जो अपॉइंटमेंट्स है उसके हवाले से, लेकिन वो हर जगह अप्लाई होता है। वो ये है कि वज़ीर आज़म का मतलब है, वज़ीर आज़म का अख्तियार कैबिनेट का अख्तियार से मशरूत है, यानी हुकूमत की तारीफ काबीना, हुकूमत की तारीफ ये है कि काबीना सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। और काबीना या वज़ीर आज़म तो गौर समरी पर करेंगे ना। समरी में ये बताया गया होगा कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये उससे जूनियर है, जूनियर, इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, ये क्यों अहल है, ये क्यों अहल है, ये क्यों अहल है। अगर एक वज़ीर आज़म के सामने किसी के क्रेडेंशियल नहीं हैं, समरी में जो आने हैं, सीनियर जूनियर का उनको इल्म ही नहीं है, यानी ऑन पेपर इल्म नहीं है। वैसे तो एक अखबार नवीस को भी पता होता है, लेकिन फ़ैसला तो आपने किसी कायदे कानून के तहत करना है। और कायदा कानून ये होगा कि आपके पास बाकायदा पुट किया जाए मुतलका वजारत की तरफ से कि जी ये सीट वैकेंट है, ये लोग अहल हैं और इनमें से आप फैसला करें। तो कानूनी पोजीशन तो ये लगती है। यानी आप इरशाद अगर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो अपनी मर्जी जब चाहें जो चाहें करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आइन के तकाज़े पूरे होंगे। इरशाद साहब, अब मामला ये है कि वो जो काबीना हुकूमत की तारीफ़ की गई उस फैसले में, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी अब मामला वज़ीर आज़म और वज़ारत दिफा का है। जी, लेट्स सपोज अगर नाम नहीं आते वज़ारत दिफा के पास भी और वज़ारत दिफा खुद आगे मूव कर देती है, ये हुज्जत तो फिर तमाम हो जाती है। देखें, इसमें जो यही जो खदशा उन्होंने पेश किया है ना शाहिद खाकान अब्बासी ने, कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए जी, कि ये फिर कोर्ट में मामला जा सकता है कि जी ये क्या वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार जो है नेकनियती से इस्तेमाल किया, वज़ारत दिफा ने समरी नेकनियती से की, अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, क्यों नहीं किया कि नाम GHQ से जो आज वज़ीर दिफा ने ये कहा है कि नाम भेजना जो है वो इस्तेहकाक और इख्तियार GHQ का है, ये उन्होंने वज़ाहत की। जी बिल्कुल ठीक है। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि ये 26 नवंबर की तारीख ही क्यों आपने मुख्तस की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जाने को? देखें, 26 नवंबर की तारीख जो है वो हमारा अपने मुशावरत के साथ अनाउंस की है, वीकेंड है, और आपके इल्म में है कि हमारा आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था कि 3 नवंबर को इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद के मुकाम पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो ज़ख्मी हुए, और डॉक्टर्स ने जो है उनको फौरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी कि मार्च को अमली तौर के ऊपर ख़ुद शामिल होकर उससे मना किया उनको, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर्स उनका हर हफ्ते उनकी जो फ्रैक्चर है उसका जायज़ा ले रहे थे, तो उन्होंने अब ये अलाउ किया है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो वज़न उस तरीके से जो है वो नहीं डाल सकते चूँकि फ्रैक्चर है। लेकिन आपने देखा कि कातलाना हमले के बाद भी इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े पुरज़म रहे हैं, और जो हमारा मकसद है हकीकी आज़ादी का, उस हवाले से आपने देखा कि मुतहरक तौर के ऊपर वो अपने घर में ही उन्होंने इजलासों की सदारतें भी की हैं, मीडिया के लोगों से भी मिले हैं, जो अपना मौक़िफ़ है, जो अपना बयानिया है, उसको एक जानदार अंदाज से जो है वो आगे बढ़ाया है। फारूक साहब, और मैं समझता हूँ कि 26 नवंबर की तारीख को किसी अपॉइंटमेंट के साथ हम नहीं उसे जोड़ना चाहते। हमारा तो सादा सा मुतालबा है, हमें तो फौरी इंतखाबात जो हैं वो चाहिए। अपॉइंटमेंट हो जाती है, अपॉइंटमेंट नहीं होती, हमारा मुतालबा जो है वो पिछले 7 माह से यही है, और आपने उसकी पीछे एक पूरी हमारी एक दलील शामिल है, मुल्क के हालात शामिल हैं जो इस टाइम इकॉनमी के हैं, मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट पे
रिस्क 123% पे पहुंच चुका है, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। आज इसहाक डार को भी नैब अदालत ने केसेस बंद कर दिए हैं, NRO 2 पे तेजी से अमल दरामद होता जा रहा है। तो मुल्क इस मौजूदा इम्पोर्टेड करप्ट नाअहल हुकूमत का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। फ़ारूक साहब, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने 26 की तारीख इसीलिए मुख्तस की है कि आप असरअंदाज होना चाहते हैं इस तकर्रुर पर और वज़ीर आज़म के इख्तियार पर। दूसरा ये है कि जब खान साहब आप बार बार ये डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, अपने जो सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको डराते हैं। तो और फिर ये लॉन्ग मार्च भी ज़ाहिर है उसी का सिलसिला है। तो ये आप क्यों वज़ीर आज़म के इख्तियार को क्यों महदूद करना चाहते हैं? जो उसका इख्तियार है उसको होना चाहिए, कल को आप वज़ीर आज़म होंगे आप भी वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ज़ाहिर करना, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो जार करना है, इसका क्या सियासी फ़ायदा आपको पहुँच रहा है? नहीं, देखें, दो चीज़ें ना, हकाइक से आप नज़रें कैसे चुरा सकते हैं। मुझे आप ये देखें कि जो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो फिर वो कुर्बान ही होगा। अब आप मुझे ये बताएं, हमने ये पहले बात नहीं की, लेकिन अब तो आलमी इदारे इसके ऊपर बता रहे हैं। अरशाद आरिफ साहब, 88% पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो गैलप का सर्वे है वो कह रहा है कि मुल्क सही सिमत पे नहीं जा रही। आपकी एक्सपोर्टर्स आए हैं, वो बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स नीचे चल गई हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, बिजली महंगी कर दी गई है, गैस मिल नहीं रही लोगों को। जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यही तो हम कहते हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, किसान खुश था, GDP आगे जा रही थी, यहाँ GDP -1 में चले गई, तरसीलात ज़र आपके नीचे आ गए, डॉलर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये हम तो नहीं कह रहे, ये जितने आज़ाद माहिर माशियात हैं सब कह रहे हैं। इस पे तो हम सबको एक यकसू होके, एक सोच होके अब ये मुतालबा करना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में बहरान क्रिएट किया गया, उस बहरान का पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन की पाकिस्तान आज कीमत अदा कर रहा है। ये लोग तो मुल्क को लूट के पहले भी बाहर चले जाते हैं, आधा खानदान बाहर बैठा हुआ है, ये भी जाने की बाहर कोशिश करेंगे, कोई पता नहीं किसी वक्त भी ये भाग जाएं। ये तो इनका पुराना वतीरा है, लेकिन जो मुल्क का नुकसान हो गया उसका हिसाब कौन देगा? तो ये कोई बात हमको खुशी से नहीं कहते, बल्कि हम लोगों को हकाइक बता रहे होते हैं। फ़ारूक साहब, आप इलेक्शन लेना चाहते हैं, इलेक्शन आपको इस्लामाबाद से मिलेंगे, हुकूमत से मिलेंगे, हुक्मरान इत्तेहाद से मिलेंगे, और वो रास्ता है मुज़ाकरात का। लेकिन आप अपना इज्तिमा पिंडी में कर रहे हैं, आप रुख पिंडी का कर रहे हैं, पिंडी से आपको क्या उम्मीदें हैं? नहीं, देखें, हम तो रावलपिंडी जो है वो तो मैं समझता हूँ वहाँ पर हमारी हुकूमत है, वहाँ पर हम पुरअमन तौर के ऊपर जो है वो असेंबल हो सकते हैं, और वहाँ पर हमें किसी किस्म की जो है वो इनकी जानिब से मुज़ाहमत का सामना नहीं है। ये तो वो तमाम सियासी फैसले हैं जो हमने बड़े सोच समझ के लिए हैं। इसका मतलब है हकीम सनाउल्लाह ने आपको डरा दिया है? जब लोग हकीम सनाउल्लाह ने, इसका मतलब है आपको डरा दिया है? खुद आजकल डरे हुए हैं। अच्छा, नहीं, सनाउल्लाह तो आज खुद डरे हुए हैं आजकल। वो तो आपको उनकी हालत नजर आ ही रही है, डिफरेंट बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि इंतखाबात हमें PDM ने देने हैं, तो मैं तो इरशाद आरिफ साहब, अब मुझे लगता है कि ये तो सदी का सबसे बड़ा मुबालगा रही होगी कि हमें इंतखाबात जो है वो PDM ने देने हैं। किसने देने PDM तो सुन लेना, नहीं, सियासी कुव्वत नहीं है। देखें, दो चीजें हैं ना, मामला ये है कि एक तो ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद ही गैर फितरी इत्तेहाद है। चलें, ये इत्तेहाद बन गया। अब ये इत्तेहाद जैसे बना वो आपके भी इल्म में है। सिंध हाउस में जो छांगा मांगा की मंडियां लगी हुई थी, जो अब उस वक्त जो जमीर बेच रहे थे वो कहते थे, एक मिनट मुझे आर्गूमेंट मुकम्मल कर लेने फैसल अपना। जब जमीर बेचने वाले जमीर बेच रहे थे तो वो कहते थे जी महंगाई बहुत हो गई है, हुकूमत बहुत नाकाम है। आज तो उससे डबल बदतरीन हालात हैं। आज, उस वक्त तो हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वो लोग खामोश हैं। इसका मतलब है कि किसी कुव्वत ने उनको खामोश रखा हुआ है। अब तो शायद खाकान अब्बासी भी गहरी नींद सोए हुए थे, कल वो भी जागे हैं, और बहुत सारे और भी आपको आइंदा दिनों के अंदर जागते नजर आएंगे। तो जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं, पेट भी आजकल उन्हीं के दर्द कर रहे हैं।
और आपको वो सारे मरीज नजर आएंगे अब जिनके साथ ये मामला जो है वो दरपेश है। फारूक साहब, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी इनको नजर आ रही है। नहीं फारूक साहब, मैं हुक्मरान इत्तेहाद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि फेयर एंड फ्री शफाफ इलेक्शन, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन तो सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर ही उसका कोई लाहेमल बना सकती हैं ना। अगर कोई और क़ुव्वत मुदाखलत करे, आपको इलेक्शन की तारीख दे दे और जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कहे कि जी ये तो हमारे इख्तियारात छीन लिए गए और हमसे बाला बाला सब कुछ हो गया, तो वो इलेक्शन तो मुतनाज़ हो जाएगा। तो गैर मुतनाज़ इलेक्शन तो आप सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर तय करेंगी तो होंगे। देखें बात ये है, पहले उस नतीजे के ऊपर तो पहुंचे कि फौरी इंतखाबात करवाने, फिर आप बैठ के जो है वो बातचीत भी कर सकते हैं। जब आप बज़ेद हैं कि मुल्क का बेशक नुकसान होता रहे, लेकिन आपका जो खानदान है, जो लुटेरे हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो लंदन में बैठ के मुल्क के अंदर जो अहम तैनातियां होनी हैं उसके मशवरे उनके साथ होते रहे। पहले शहबाज शरीफ शर्मुल शेख चले जाते हैं, फिर कोविड हो जाता है, अब पता चला है टर्की जा रहे हैं। ये कैसे कारोबार हुकूमत चल रहा है जब मुल्क का वजीर आजम इतना गैर संजीदा हो, जब मुल्क के हालात ये हों जिनकी तवज्जो ये ना हो। वजीर आजम का जहाज जो है वो डेपुटेशन के ऊपर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चला रहे हों, तो मुझे आप ये बताएं कि उस हुकूमत की क्या हालत होगी। ये हुकूमत तो है नहीं, ये तो 7 माह से मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर। उस मजाक में पाकिस्तान का नुकसान किया है इन्होंने पकड़ के। मैशियत हमारी तबाह बर्बाद हो गई, बेरोजगारी में 22% इजाफा हो गया, आपकी बड़ी सनतें लगना बंद हो गई, मजदूर आपके बेरोजगार हैं। इस वक्त फैसलाबाद में बदतरीन हालात हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। ये वो बातें हैं जो बातें मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, जो कि एक्चुअली जिसका सामना लोगों को है। लोगों को ये पता नहीं है। ये हुकूमत अगर होती है तो हुकूमत फिर फैसला करने की सलाहियत भी रखती है, लेकिन ये जिस किस्म की हुकूमत है ये बंदर बांट की हुकूमत है, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर उन्होंने फैसले करने हैं। तो जब उनके सर के ऊपर फैसले करने हैं तो फिर खुद तो काबिल ना हुए। अच्छा फारूक साहब एक ब्रेक लेते हैं। फारूक साहब एक ब्रेक लेते हैं, चीजों को क्यों ड्रैग कर रहे हैं? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे ये जानेंगे पाकिस्तान को नुकसान से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। ये काफ़ी जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये मामलात चल रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, इससे पहले भी अहम मुलाकातें हुई। बहरहाल फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, जो आपके जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जमात को ये ऑफ़र की गई केयर टेकर सेटअप के लिए, क्या इसमें हकीकत है कि वाकई इमरान खान को निगरान सेटअप के लिए ऑफ़र हुई, और अगर हुई तो कितनी मुद्दत के लिए हुई, और उस पर आपका जवाब क्या था? देखें, बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो आइन के अंदर एक केयर टेकर सेटअप की मुद्दत मौजूद है, उस मुद्दत वो मुद्दत होनी चाहिए। आइन से हट के कोई गैर आइनी इकदाम हो ही नहीं सकता, और मैं समझता हूं कि उसकी ना कोई गुंजाइश मौजूद है। आपको ये बताना चाहता हूं कि मुल्क में कोई हाइब्रिड निज़ाम चल ही नहीं सकता। आप ये देख लेना कि ये 13 जमातों को जमा करके एक हुकूमत बनाई गई, एक अच्छा खासा निज़ाम चल रहा था, वो निज़ाम चेंज हुआ। उस रजीम चेंज के बाद मुल्क आगे जाने की बजाय मुल्क पीछे गया, तो एक तजर्बा नाकाम हो गया ना। तो अब मैं समझता हूं कि कौन ऐसा है जो गलती पे गलती दोहराना चाहता है। तो इस किस्म का तो कोई केयर टेकर सेटअप जो कि आइन से बाहर हो, ऑफर हुई क्या? किसी सूरत भी जो है वो ऑफर हुई है नहीं होगा। देखें, मैं तो उस चीज के ऊपर जाने नहीं चाहता। मैं तो आपको बड़ा स्टेटेड मौकफ बयान कर रहा हूं कि हम आइन से हटके कोई काम नहीं करना चाहते। मुल्क में जो है वो फौरी इंतखाबात हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश मौजूद है। ये असम्बलियां जो हैं वो तहलील होनी चाहिए। ये निज़ाम अब आगे नहीं चल सकता। ये 7 माह पहले इंतखाबात आपको कौन देगा फारूक साहब? आप पीडीएम से यकीन नहीं है तो फिर कौन देगा आपको इंतखाब? और अगर कोई और देगा तो फिर आइन कहां खड़ा होगा? नहीं देखें, बात ये है, मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मुल्क ने आगे चलना है या नहीं चलना। इस सेटअप में क्या निज़ाम चल पा रहा है? क्या मुल्क की मैशियत ठीक हो रही है? क्या महंगाई में कमी आ रही है?
क्या आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आई है? अवामी राय ये है कि 63% पाकिस्तानी, लेटेस्ट सर्वे आया वो ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात आप करवाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि अवाम की राय या जमहूर की आवाज़ को सुने बगैर आप कैसे मामलात को आगे लेके चल सकते हैं? नहीं लेके चल सकते। ये बहरानी कैफियत जो है वो ख़त्म ही नहीं हो सकती। लिहाजा नए इंतखाबात होने दें, अवाम जिसको मुंतखब करे वो आके कारोबार हुकूमत संभाले, वो आके फैसले भी करे, वो सख्त फैसले भी कर सकता है, मुल्क की बेहतरी के लिए भी फैसले कर सकता है, अवामी हमायत भी उसके साथ होगी। लेकिन वो हुकूमत जिसका ना सर अपना, ना पाँव अपना, ना झंडा अपना, ना नजरिया एक, बांध बांध की जो है वो लकड़ी जमा हुई है, सोच भी एक नहीं है, आप जमहूरी वो कैसे मुल्क को चलाएंगे? जी शाह साहब, आप जमहूरी हुकूमत माने ना माने, वो सिविल हुकूमत तो है। आप सिविल हुकूमत से बात नहीं करना चाहते और नॉन सिविलियन से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ये भी तज़ाद है। शाह साहब जी, शाह साहब सुने ना, सुने देखें, बात ये है कि ये बराए नाम सिविल हुकूमत है। अच्छा, ये हुकूमत जो है वो खुद किसी की बैसाखियों पे बैठ के जो है वो चल रही है। आज वो बैसाखियां हट जाएं तो आपको वही लाउड स्पीकर नजर आएगा जो पहले बिलावल का चलता था, और इसी तरह सड़कों पे घसीटने वाली बातें आपको नजर आएंगी। आप ये देखें कि इनको जोड़ने वाली बीच में कौन सी कुव्वत कौन सी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान की अवाम अब आगे निकल चुकी है, चलो आगे, हम भी सबसे आगे निकल गए हैं, लोग बहुत समझदार हो गए। अब मामला ये है कि इसकी तफ्तीश तहकीकात आला सतह की हो जानी चाहिए। उससे क्यों ये घबराते हैं, क्यों उससे डरते हैं? या तो इमरान खान की दी गई जो FIR थी वो FIR ही दर्ज नहीं हुई, उसी के ऊपर कवर अप चलता रहा। ओ भाई, साहब वजीर आजम है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, 22 करोड़ आवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में एक जमात रह गई है जो वफाक की अलामत है, बाकी सारी तो इलाकाई सतह के ऊपर आके महदूद होती जा रही हैं। तो आप उसके लीडर को भी खत्म करना चाहते हैं, फिर उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। 300 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन अपनी दरखास्त देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान की FIR के हवाले से, आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद के हवाले से, अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से। रोजाना की बुनियाद के ऊपर सेनेटर्स एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंसाफ के मुंतजर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पूरी कौम देख रही है। जब आइन और कानून पर अमल दरामद ना हो रहा हो तो फिर लोग हाथों में बंदूकें उठा के नहीं लड़ते, बल्कि वो अदलिया की तरफ देखते हैं, वो जमहूरियत में इंसाफ की तरफ, पाकिस्तान के आला फोरम की तरफ देखते हैं। तो हम भी उसी उम्मीद में जो है वो अपनी आपकी उम्मीद कायम है, आपकी उम्मीद कायम है, उम्मीद कायम रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपके वक्त का। एक बार दोबारा हाजिर होते हैं तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, अभी जो मुलाकात चल रही है इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले फ़ारूक हबीब साहब थे, ज़ाहिर है वो अपनी जमात की तर्जुमानी कर रहे थे, उसमें बहुत से ऐसे मामलात थे जिसमें तज़ाद भी है, बहरहाल उन्होंने अपनी सियासी बात तो करनी है। लेकिन अगर हम इस सारे मामले में जो इस वक्त हालात हैं, 24 तारीख को काबीना का इजलास होने जा रहा है, अभी आसिफ जरदारी पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस, आज दिन को भी इंतहाई अहम मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की, और कुछ और लोग भी उसमें मौजूद थे। ये जो उलझन पैदा हो चुकी है, ये उलझन क्या ऑर्गेनिक है या ये जानबूझ के पैदा की जा रही है, या अगर की जा रही है हुकूमती हलकों से की जा रही है तो इसका मकसद क्या है? क्या इसके ज़रिए हुकूमत जो प्लान उसका है वो आसानी से अपने मकासद हासिल कर लेगी, या ये मुश्किल पैदा करेगी हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है ये ऑर्गेनिक ही है, जो मैंने वजह बताई है बज़ाहिर, तो उसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आती। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई इस तरह मामला लटकाने वाले नहीं हैं। उनकी जो पंजाब की परफॉर्मेंस थी वो तो कहते हैं बस ठीक है, फ़ौरन करो। बल्कि वो इतनी जल्दी में काम करते थे कि मियाँ अज़हर उनको कहते थे कि यार कुछ सोच तो लिया करो, तुम सोचते बाद में हो, ऑर्डर पहले करते हो। तो
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है बिरादर बुज़ुर्ग का मामला है, और अगर इत्तेहादियों का है तब भी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आपने अपनी हुकूमत को एक तमाशा बना दिया है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में जितना भी हो रहा है, वेट हो रही है, मामलात इल्तवा का शिकार हैं, नुकसान तो हुकूमत को बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, अपोजिशन को तो मौका मिल रहा है इमरान खान को कि वो बातें करें। कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, यही सवाल उन्हीं से पूछते हैं। कायरा साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं उमूर कश्मीर के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी आसिफ जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे हैं और जाहिर है इस्लामाबाद में और बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस आर्मी चीफ के तकर्रुर पर ही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब कल का टाइम दे रहे हैं, ये उलझन क्यों पैदा हो गई है? कौन सी उलझन? ये देखिए, ख्वाजा साहब ने पहले कहा कि हम अगले 2 दिन में ये नाम सामने आ जाएंगे, इतवार को उन्होंने कहा, हफ्ते को उन्होंने कहा, फिर ये कहा कि काम इस पे शुरू हो गया है। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये हतमी मुतालिया हो चुका है नामों का, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अभी तक नाम ही मौसूल नहीं हुए हैं। कहते हैं तो मैं खुर्रम साहब की शॉर्ट आपको सुनवा देता हूँ, बल्कि ये सुन लीजिए। मैं आपकी बात पे एतबार कर लेता हूँ जी, अच्छा ठीक है। लेकिन अर्ज ये है कि मुख्तलिफ अफराद टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर बैठे, जैसा मैं बैठा हूँ, अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको आपके सवाल का कोई जवाब तो दूंगा जी, हाँ में ना में, वो मेरे अपने ख्यालात नहीं होंगे, मेरी एक असेसमेंट होगी। सही। जहां तक आर्मी चीफ के तकर्रर का सवाल है, काबीना के लोगों से मशावरत मेरा नहीं ख्याल की हुई होगी। ये मामला मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत यानी शहबाज शरीफ साहब या एक आध उनके 2-3 जो लोग हैं, उनके करीबी जो सीनियर लोग हैं, उनके दरमियान होगा, नवाज शरीफ साहब के दरमियान होगा, हमारी जमात में से बिलावल साहब या जरदारी साहब इससे नीचे नहीं होगा, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होगा। इतने ही लोगों के दरमियान ये बात रह सकती है, बाकी सब ख्यालात हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि कंसर्न बंदे हैं, उन्होंने अगर कहा तो 2 ही दिन हुए हैं ना, हफ्ते वाला दिन तो उन्होंने कहा, इतवार और सोमवार, आज मंगल के दिन है ना जी, तो आज तो कल आ जाएगी समझी, क्या हो जाएगा जी? नहीं कारा साहब, जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा साहब, यकीनन वो तो रेलेवेंट आदमी है ना, उनके बयानात, जी हाँ, वो हफ्ते को कहते हैं कि पीर को समरी आ जाएगी, मंगल को नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पीर आता है तो वो कहते हैं कि नहीं कहा था, जैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है इरशाद साहब, उन्होंने कहा था कि सोमवार मंगल तक समरी आ जाएगी, सोमवार तक आ जाएगी, आज मंगल गुजर गया, चले मंगल को ना सही बुध को आ जाएगी। नहीं, कल ऐवान ने वो जो ऐवान में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स बात की कि हमें तो अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई। आज वो कह रहे हैं कि जी कल तक समरी मौसूल यानी नाम ही मौसूल नहीं हुए। आज वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में GHQ से वजारत दिफा को नाम आ जाएंगे। तो ये जो उलझन पैदा हुई है जिसका जिक्र फैसल अब्बासी साहब ने कहा है, वो वज़ीर दिफा के बयान से हुआ है, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं था। अच्छा ये बताइए ना, उलझन कहाँ आ गई? उन्होंने कल कहा कि हमें नाम अभी तक मौसूल नहीं हुए, तो नहीं हुए, वो समरी के जरिए नाम ही आने हैं ना समरी में। जी जी बिल्कुल, तो वो कल नहीं आए थे, उन्होंने यही बात कह दी, उसमें गैर हकीकी बात कौन सी हो गई सर? गैर वाली कौन सी? देखें, एक आर्मी चीफ है, जी सर, जी 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 फरमाएं फरमाएं। नाम आने हैं GHQ से, उन्होंने हफ्ते वाले दिन कहा कि सोमवार को आ जाएंगे, सोमवार वाले दिन उन्होंने कहा अभी तक हमें वसूल नहीं हुए जी। आज वो कह रहे हैं कि आज नहीं कल आ जाएंगे, आज तक आ जाना चाहिए था, अच्छा आज ये कल आ जाएंगे, ओके। इसमें कौन सा ऐसा मसला आ गया? कोई डेट गुजर गई है, कोई कानूनी नुक्ता आ गया है, कोई हुकूमत को एतराज हो गया है? ये तो आपका मीडिया का सवाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा कायरा साहब, बहरहाल देखें, ये तकर्रुर आर्मी चीफ का है और ये खिलाफ रिवायत हो रहा है, क्योंकि जो रिवायत बिल्कुल नून लीग के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की रही, वो तो 15 दिन पहले, महीना पहले कर दिया करते थे। बहरहाल चले, यू आर राइट, हम इस बात से एग्री करते हैं। सिवाय एक बार के, सुनिए, सिवाय एक दफा के, जब जनरल आसिफ नवाज को बनाया गया था, मेरा ख्याल है तो वो शायद 2-3 महीने पहले कर दिया गया था, उसके अलावा कोई नाम इतना पहले नहीं हुआ था जितना 15 दिन मिनिमम टाइम था वैसे, जो हम इसको देख रहे थे। राहिल शरीफ साहब का तकर्रुर हुआ और ये जनरल बाजवा साहब का सर, ये उन्हीं दिनों होता है, 2 दिन पहले भी हुआ है, 3 दिन पहले भी हुआ है, ऐसा कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। सही। अच्छा कायरा साहब, अब मामला ये है कि खान साहब आ रहे हैं 26 तारीख को पिंडी में,
और उन्होंने इजाज़त मांगी है फैज़ाबाद में भी धरने की और हेलीकॉप्टर लैंड करने की भी। बज़ाहिर क्या मोटिव आपको क्या लग रहा है? क्या ये खान साहब की फ़ाइनल कॉल होगी और वो इससे चाह क्या रहे हैं? और वो बुनियादी तौर पे तो कह रहे हैं जो CDS है वो 80% तक पहुंच चुका है और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा है और ये मसाइल हैं, मैं आवाम की खातिर निकला हूँ। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि इस वक्त तक जो सूरत हाल इकोनॉमी की है उसमें अगर कोई तशवीशनाक सूरत हाल भी है तो उसको एक जमात का सरबराह साबिक वज़ीर आज़म अगर मीडिया पे खड़ा होकर, इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा होकर बातें करता है तो वो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहा है। चले, अल्लाह करे ऐसे ही हो, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। दूसरी गुजारिश यह है कि आप और इरशाद साहब अगर मेरी जगह हो, यानी हुकूमत की जगह हो, और आपको इमरान खान साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड सामने हो, उनकी धमकियां सामने हो, तो उसके बाद आप उनसे और अदालत के अंदर भी उनके बयानात मौजूद हों और फिर वो ये भी कहें कि जी मुझे तो पता नहीं अदालत को किसने जाके बयान दे दिया, मुझे तो पता नहीं, मैं तो फोन पे था नहीं, मेरा फोन तो जी उस वक्त काम नहीं कर रहा था। ये सारी बातें यू टर्न आपके सामने हो, उसके बाद आपने कोई फैसला लेना हो तो क्या आप बड़े ठंडे दिल से फैसले ले लेंगे? उन्होंने हमसे तो कोई इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने अपने आप को पिंडी तक रखने की बात की है, रावलपिंडी तक। वो ये मैंने सुना है टेलीविजन से, तो उनकी जमात का कोई इरादा है कि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर जो है उसको लैंड करने की इजाजत दी जाए। मैं कहता हूँ उनके हेलीकॉप्टर को बल्कि और ज्यादा अंदर ले आने की इजाजत दे देनी चाहिए, वो हेलीपोर्ट पे आ जाए, वो उससे बल्कि वज़ीर आज़म हाउस के हेलीपैड पे आके उतार के वहां से चले जाए। ये भी अगर वो कहें तो नहीं, अपना कायरा साहब अगर वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर उतार दें तो ये तो ना हो ना कि वहाँ राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं और वो बाहर ही ना निकलने दें कि अब ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, ये तो मेरे पास गारंटी नहीं है। हो गए अगर इमरान खान साहब को इतना ही डर है राना सनाउल्लाह, वो कहें कि जनाब राना सनाउल्लाह तो मेरे वकील ठहरे ना, ट्रेस पास किया है तो इसलिए अब आप जा नहीं सकते। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतनी हम्बल बात कर रहा हूँ कि जनाब क्या हर्ज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी वहां हमने रहना ही पिंडी में है, तो पिंडी में बड़ी जगह है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड कर लेंगे। अब तो सुना है वो कह रहे हैं मैं टेक्सला में कहीं लैंड कर लूंगा कहीं। ये जो बात हो रही है ना मईशत की, वो इस तरह से है, आप एक तजर्बाकार सियासतदान हैं और बड़ा कूल माइंडेड हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत जो होती है उसको सियासी इस्तेहकाम चाहिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए, जबकि अपोजिशन खा आप हों, खा मुस्लिम लीग नून हो या इमरान खान हो, उसको अदम इस्तेहकाम जो है वारा खाता है कि हुकूमत परफॉर्म ही ना कर सके, गवर्नेंस उसकी बेहतर ना हो। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें मुज़ाकरात ना करना या इलेक्शन की ही अगर ज़िद है, इलेक्शन ना मानना, वो ज़्यादा नुकसानदेह है मुल्क के लिए, या ये कि इलेक्शन मान लिए जाएं और मुल्क को इस्तेहकाम आ जाए और मईशत बेहतर हो जाए? इरशाद साहब, जिस जज्बे के साथ आप बात कर रहे हैं ना जी, अगर जज्बा यही हो जी तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं जी, लेकिन जरा गौर कीजिए है क्या। खान साहब धमकियां दे रहे हैं जी। मुल्क को इस वक्त अगर सूरत हाल माशी तौर पे अच्छी नहीं भी तो उसको एक लीडर को ये बातें कहना खड़े होके जलसों में और ये कहना कि मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा बंदे लेके, मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा, मैं पिंडी बंद करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं घेराव कर लूंगा। आप खुद इस सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इसकी बदौलत आप कह रहे हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है और मुआशरत की हालत खराब है, और आप इसको खराब कर रहे हैं। आप फॉरेन इन्वेस्टर को भी रोक रहे हैं, आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को भी रोक रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। आपके वजीर जो हैं वो IMF को भी खत के मुआहदे के टाइम पे भी खत लिख देते हैं कि जी हम इस मुआहदे के साथ नहीं होंगे ताकि वो मुआहदा ना हो सके। आप जरा गौर कीजिए, उन्हीं दिनों आपकी FATF की मीटिंगें हो रही हैं, अगर IMF से मुआहदा ना होता तो क्या FATF वाला आपका क्लियर हो सकता था? तो जो पाकिस्तान की मैशत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, उनसे जरूर सवाल कीजिए। रही बात इसकी कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी होती है जी। अर्ली इलेक्शन जमहूरी तौर पे ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई थ्रेट करे, धमकी दे,
कि जनाब अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया तो मैं इस हुकूमत को उठा के फेंक दूंगा, मैं इस्लामाबाद बंदे ले आऊंगा, मैं चौक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कभी कह दिया आप मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे, आप मुझे ला क्यों नहीं रहे, कभी एक इदारे पे इल्जाम, कभी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम। ऐसी सूरत में हमने एक ही बात कही थी, हमने पहले दिन कहा जब हमारी जमातें अपोजिशन में थी तब भी हमने मुज़ाकरात का कहा, हमें गालियां मिली। गालियां ये थी कि जी एनआरओ मांगते हैं, ये अपनी चोरियां छुपाते हैं। जब हम हुकूमत में तब भी हमने कहा क्या ये मिलके बैठ के बातें करते हैं, उसके जवाब में क्या कहा वो भी आपके सामने है। आज भी हमने यही कहा कि आइए जी कारा साहब, आप देखें 93 में आपने मैं एक छोटा सा जुमला कह के अपनी बात कंक्लूड कर दूं। जी जनाब। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं कि हम तो खान साहब को बार बार कहते रहे कि आइए बैठते हैं, लेकिन शर्त रख के नहीं बैठ सकते, शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते, मुतालबों के साथ हो सकते। आप मुतालबा रखिए, इलेक्शन जल्दी कराओ, बिल्कुल आपका हक है। आप इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का, आप इलेक्शन के लिए फेयर इलेक्शन की सूरत हाल का और भी कोई मुतालबा रख सकते हैं, उस मुतालबे की तो बात हो सकती है। लेकिन अगर शर्त ये रख दी जाए कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करो तो मैं बैठता हूं, तो फिर बैठ के आपकी शक्लें देखनी है क्या? मजाकरात तो नहीं, फिर तो मजाक करने हुए ना, मजाक करने का तो शौक नहीं है। एक पहलू और भी है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर चेयरमैन, तो उन्होंने एक खदशा जाहिर किया मार्शल लॉ का भी, और साथ ही ये कहा कि अगर सदर अलवी असम्बली पर साइन नहीं करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई अंदेशा मौजूद है कि अगर ये सियासी क़ुव्वतों के दरमियान यही महाज़ाराई, यही लड़ाई, यही झगड़ा रहा तो गैर जमहूरी इक़दाम भी कोई मुमकिन है। 93 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी तरह थ्रेट करके, इसी तरह लॉन्ग मार्च करके तो अर्ली इलेक्शन ले लिया था। क्या हुकूमत नहीं पहल करती? धमकियां तो देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब भी रोज़ाना देते हैं। कल वज़ीर दिफा ने कहा कि जी अब 29 से फारिग हो जाएं, फिर हम दो हाथ करेंगे इमरान खान के साथ, और इसको तो धमकियां तो दोनों तरफ से होती हैं। लेकिन अगर इलेक्शन की बुनियाद पर मुल्क भी मुस्तहकम होता है, मुल्क जमहूरियत भी मुस्तहकम होती है, तो क्या बुरा सौदा है हुकूमत के लिए? मैंने तो अर्ज किया कि कोई बुरा सौदा नहीं था, लेकिन खान साहब अगर मुतालबा रख के आते जी, वो तो कहते ही एक बात है ना जी कि शर्त है मेरी कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। ऐसी सूरत में तो हम अनाउंस नहीं करते, हम पाबंद नहीं है उनके। हमारा तो इशू ये है कि मुतालबे करना जमहूरियत का हिस्सा है, डायलॉग करना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। डेडलॉक तो डेमोक्रेसी में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पैदा करते ना, डायलॉग रास्ता पैदा करते हैं। खान साहब डायलॉग से इनहिराफ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम उनके पास जाए कि हुजूर आइए, तशरीफ रखिए, हम आपके साथ आप करिए, आपने इलेक्शन की डेट मांगी थी, ये लीजिए, आइए आप क्या मुज़ाकरात करने उनसे? बीबी शहीद ने जो क्या था उस वक्त, अगर उस वक्त के आर्मी चीफ ने सियासी अमल में मुदाखलत की तो अच्छा किया था। आज अगर करेंगे तो अच्छा करेंगे। रही बात बिलावल साहब की, आज अगर छोटी सी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, तीसरी बात यह है कि जो बिलावल साहब ने कहा, बिलावल साहब ने अपने तय नहीं कहा। उनको सवाल हुआ कि अगर आरफ अलवी साहब ने समरी पे साइन ना किया फिर क्या होगा, तो ये उनके अपने ख्याल नहीं है। यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है, एक मफरूजा है। अच्छा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं एक मफरूजे पे मबनी, उस मफरूजे के ऊपर मैं चाहूं तो जवाब दे लूं, वरना अक्सर क्या होता है, और लीडरों को तो बहुत मोहतात होना चाहिए, वरना होता क्या है कि आपके सवाल के जवाब में एक फर्जी सवाल आपने मुझसे किया कि अगर ऐसा हो तो होगा क्या, मैंने जवाब दिया। अगर और मगर वाला सवाल कटा जाएगा और दरमियान में से जुमला उछक लिया जाएगा, कमर ज़बान कायरा ने ये कह दिया, हालांकि मैंने नहीं कहा। मैंने आपके सवाल के जवाब में एक मफरूजे के मबनी की बात कही। इसी तरह उनके ऊपर सवाल हुआ कि कोई गैर जमहूरी या मार्शल लॉ लगने का इम्कान तो नहीं है, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट कर दिया। ये उनके ओरिजिनल अपने ख्याल नहीं है, इसको सवाल के जवाब में मफरूजे के ऊपर दिया गया सवाल। ठीक है, बस एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि आपने फरमाया कि अगर जमहूरियत को बचाने के लिए इलेक्शन के हवाले से आर्मी चीफ मुदाखलत करें तो वो दुरुस्त होगी, यही आपने कहा? मैंने नहीं कहा। अच्छा, आपने अभी कहा ना? मैंने कहा, मैं फिर दोबारा दोहरा देता। अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। जी। मैंने ये कहा कि आपका सवाल था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में उन्होंने लॉन्ग मार्च की धमकी देके तो इलेक्शन करा लिया था, उस वक्त आर्मी चीफ ने करवा दिया। मैंने कहा आप सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो किया अच्छा नहीं किया। वो मुदाखलत थी ना, नहीं करनी चाहिए थी। अगर उस वक्त गलत किया
जी तो अब आपका दूसरा सवाल मफरूजे पे मबनी है कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ करे जी तो ये कैसा होगा, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, यही जवाब दूंगा कि अब भी गलत होगा। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आपके वक्त शुक्रिया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाजत दीजिए।